Hello dear students, welcome back to our channel Urban NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. तो जैसे कि डियर स्टूडेंट आप लोग जानते ही हो कि हमारे हिंदी में काफ़ी सारे चैप्टर हो चुके हैं, लेकिन हिंदी सप्लीमेंट्री हमेशा बच जाता है। और आज हम लोग करने वाले हैं आपका चैप्टर जो कि है रीढ़ की हड्डी, जो कि नाटक विधा में लिखा गया है। ठीक है, एकांकी कहूँगी मैं, नाटक नहीं एकांकी कहूँगी। और रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। और अभी ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, सुंदर सा। हम लोग इसे रीड करेंगे और इसको पढ़ते पढ़ते ही आप लोग जो है समझ जाओगे। ठीक है, काफ़ी क्योंकि इजी चैप्टर है। ठीक है, तो मैं तो खाली जो है इसको आपको पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, सो चैप्टर स्टार्ट इस तरह होता है। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। ठीक है, अब देखो मतलब एक साधन सा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपकी शादी होती है। मतलब शादी के लिए लड़के वाले देखने आते हैं लड़की को। और ये उमा इसमें लड़की होती है जो बहुत खतरनाक सा टॉन्ट मारती है। ठीक है, लास्ट में बोलती है जब बहुत ज़्यादा बोल रहा होता है वो गोपाल प्रसाद। ठीक है, तो लास्ट में बोलती है आपका। और जो वो लाइन बोलती है ना, वो बड़ी ऐसी लाइन है समझने वाली है। ठीक है, उसमें क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। और ये चैप्टर आपको बेसिकली दिखा रहा है कि आज भी समाज में वो रूढ़ियाँ हैं। चाहे हमारा देश कितना ही आज़ाद हो गया हो, लेकिन कुछ कुछ रूढ़ियाँ ऐसी हैं जो अभी तक जो है नहीं निकल पाई हैं। तो वही चीज़ को जो है जगदीश चंद्र माथुर ने जो है अंडरलाइन किया है। ठीक है बाबू, अब मैं थोड़ा सा बिल्कुल जैसे पढ़ना चाहिए हमें से वैसे पढ़ूंगी। ठीक है, तो आप देखना। अब अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर बस बस बिछा दूँ साहब। और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो तू थोड़ा देर से पहुँचा था क्या। बिछा दूँ साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है। ही हंसता क्यों है। अबे हमें भी जवानी में कसरतें की हैं, कलसों से नहाता था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज़ है, उसे सीधा कर यूं, हाँ बस। और सुन, बहू जी से ढेर दरी मांग ला इसके ऊपर बिछाने के लिए। चद्दर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। ठीक है, अब देखो डिस्टेंट नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच जो है मेज पोज जो है ठीक करते हैं। और मतलब ये सारी चीज़ें नॉर्मल हाउस होल्ड में चलती है, वही इनका भी चल रही होती है। ठीक है, अब डिस्टेंट नेक्स्ट आपका प्रेमा आती है। प्रेमा कौन है, प्रेमा आपकी ये राम स्वरूप की पत्नी है जो इसका बाबू बन के घूम रहा है। ठीक है, तो प्रेमा आती है डी स्टूडेंट। अब प्रेमा बोलती है, ठीक है मैं कहती हूँ तुम इस वक्त धोती की क्या ज़रूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। धोती, हाँ अभी तो बदल कर आए हो, और फिर ना जाने किस लिए। लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने, यही तो कह रहा था रतन। क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या। मैंने कहा था धोबी के यहाँ से चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहेगा। अच्छा, जा पूजा वाली कटोरी से लकड़ी के बॉक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। और धरी धरी यहीं तो रखी है कोने में, वहाँ वह पड़ी तो है। और बीबी जी के कमरे से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए बैठी है। अब रिएक्शन यहाँ आते हैं, राम स्वरूप का करेक्टर आता है। मुंह फुलाए, और तुम उसकी माँ किस मर्जी की दवा हो। जैसे तैसे करके वे लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा के इतना सर चला रखा है। मेरी समझ में तो यह पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। अपना ज़माना अच्छा था, आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सबोधनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारे बीए एमए की पढ़ाई होगी। और आजकल के तो लाछन ही अनोखे हैं। तो डिस्टेंट यहाँ पे जो है ये नाटक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, नाटक नहीं कहूँगी मैं, एकांकी कहूँगी, लेकिन नाटक टाइप का ही होता है। ठीक है, तो इसमें एक ही सीन में जो है आपका पूरा स्टोरी कवर हो जाती है, उसको हम एकांकी कहते हैं। तो एकांकी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी आपके डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर है, उनका आपको बस पढ़ते जाना है। बाकी जो चीज़ आप समझ ही रहे हो, और जो चीज़ आपको समझ में बीच में नहीं आएगी, जो
चैप्टर कठिन होगी वो आपको फट से बता दूँगी, ठीक है। तो मतलब ये चैप्टर और भी बहुत सारी चीज़ें अगर आपको डाउट पैदा होते हैं कोई भी चैप्टर, मैं अपने सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कोई भी जो है तो उसमें आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। हम लोग आपके डाउट अवश्य जो है देखेंगे और उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट क्या है, राम स्वरूप। ग्रामफोन बाजा होता है ना, क्यों? दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ रिकॉर्ड, एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे जो राम स्वरूप है वो अपनी पत्नी को टॉन्ट मारने का मार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ग्रामफोन नहीं हो तुम, जो परमात्मा ने बनाया है, तुम्हें एक बार चढ़ा दो तो तुम कभी रुकती नहीं हो। एक तो हम बंद भी कर सकते हैं लेकिन तुम रुकने वाली नहीं हो, ठीक है। प्रेमा कहती है अब हटो, तुम्हें भी ठठोरी सूझती रहती है। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते। अब ढेर की कितनी रही है उन लोगों के आने में। तो क्या हुआ, तुम्ही ने तो कहा था कि ज़रा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल की तो लड़कियां कितनी ही सुंदर हो, बिना टिमटम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीज़ों से ना जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल से मुंह लपेट कर लेट गई। भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। अब रामस्वरूप कहता है डियर स्टूडेंट, तो मैं अब ये बार बार आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं रामस्वरूप और ये आपको बताते रहूँगी प्रेमा रामस्वरूप तो मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो मैं डायरेक्ट पढ़ रही हूँ, ठीक है। ना जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के तो लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चल रहा है। देखो इसमें यहाँ पे रामस्वरूप बहुत अच्छी बात बोल के चले गए, क्योंकि आपको पता है कि पाउडर वाउडर कितने महंगे महंगे आ रहे हैं, 2000 के, लेकिन लड़कियाँ फिर भी खरीद ले रही हैं। तो उसकी वजह से जो है इनका कारोबार जो है चल रहा है। अब प्रेमा कहती है डियर स्टूडेंट, ठीक है, अरे मैंने तो पहले ही कहा था एंट्रेंस पास करा करा देते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। पर तुम तो चुप चुप चुप, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल ही यह बात बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगल देती हो। उनके आने तक तो ना जाने क्या हाल करोगी। अच्छा बाबा ने मैं नहीं बोलूँगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो ठीक है, ठीक है, बस तो मेरा काम बता दो, ठीक है। अब रामस्वरूप, तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, ना सही पाउडर, वैसे कौन कौन बुरी है, पान देकर भेज देना उसे। और नाश्ता तो तैयार है ना, आ गया रतन, इधर आ, बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल और पकड़ तो जरा उधर से। नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वो लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दी हैं, फल रखे ही हैं, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर मक्खन, मक्खन तो आया ही नहीं। क्या कहा, मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ रतन मक्खन लाए या यहाँ काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, जो नखरों के मारे। यहाँ का काम कौन सा ज़्यादा है, कमरा कमरा तो ठीक ही है, और बाजा सितारा आ ही गया है। नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी। एक आध चीज़ें खुद ले आना, इतनी देर में रतन मक्खन तो ले ही आएगा। आएगा, दो आदमी ही तो हैं, दो आदमी तो हैं। अब देखो रतन मक्खन लाता है, कितनी देर में लाता है अभी आप देखना इसको, ठीक है। जब सारी चीज़ें हो जाती है तब लाता है मक्खन। अब हम यहाँ पे आते हैं डिस्टेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे आता है, हाँ एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। ये लोग जरा ऐसे हैं कि गुस्सा तो मुझे भी बहुत आता है इनकी दखियानूखी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। और लड़का, बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर है। तो यहाँ देखो डियर स्टूडेंट, राम स्वरूप जो है बहुत ज़्यादा आज टॉन्ट के मूड में आए हैं, और उन्होंने अपनी पत्नी को भी 2 बार टॉन्ट मार दिया है और अभी यहाँ पे मार रहे हैं, ठीक है। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। अब तालीम आपको कठिन सब लग रहा होगा, तालीम का मतलब होता है डिस्टेंस शिक्षा। क्या करूँ, मजबूरी है,
मतलब अपना है, वरना तो इन लड़कों और इनके बापों को तो ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। अब देखो यहाँ पे, बापूजी बापूजी क्या कहे, कोई आते हैं। अब अरे प्रेमा वे आ भी गए। अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने, सब चौपट कर दिया। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना कि थोड़ा से गा देगी। ठीक है, धोती उनकी उसकी धोती ज़मीन पर। तो यहाँ पे आप देखो डिस्टर, यहाँ पे आपको सीन बता रखा है कि प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है, उसकी धोती ज़मीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। ठीक है, उफ, यह बाजा वह नीचे ही रख गया है, कम वक्त। तुम जाओ, मैं रख देता हूँ जल्दी। तो अब यहाँ पे रामस्वरूप कहते हैं, हाँ, आइए आइए आइए। तो अब ये देखो डीएसएन, थोड़ा आपको एक्सप्रेशन पढ़ना आना चाहिए, जो ह के ऊपर चंद्र बिंदु रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सीन बता देती हूँ मैं। ठीक है, बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना, आंखों से लोक चतुराई टपकती है। आवाज़ से मालूम होता है कि काफ़ी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। उनका लड़का कुछ खीस नपोड़ने वाले नौजवानों में से है। आवाज़ पतली है और खिसखिसाहट से भरी है। झुकी कमर उनकी खासियत है। किसकी खासियत है झुकी कमर? आपके शंकर की। अभी आपको इसकी रीढ़ की हड्डी, बैकबोन के बारे में पता चल जाए। ठीक है, अब देखो डियर स्टूडेंट, राम स्वरूप कहता है, इधर इधर तशरीफ़ लाइए लाइए इधर। ठीक है, ये भेंट लाइए, मुझे दे दीजिए। यहाँ मकान ढूंढने में तकलीफ़ तो नहीं हुई? ठीक है, अब गोपाल प्रसाद कहते हैं, नहीं, टांगे वाला जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता कैसे नहीं मिलता। यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने तो आपको तकलीफ़ दे दी। अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका, आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। रामस्वरूप अब कहता है, यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे। हम तो आपके सेवक ही हैं। और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था। ठीक है, अब देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्योंकि शंकर की आवाज़ थोड़ी सी पतली थी, मैंने बताया ना आपको, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पतला रीड करा है इसको। अब यहाँ पे पढ़ते हैं, आपके कोर्स ख़त्म होने में तो अब साल भर ही रहा होगा। जी यही कोई साल दो साल। साल दो साल? जी 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। अब यहाँ पे गोपाल प्रसाद कहते हैं, बात यह है साहब कि शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा ज़माना था कि स्कूल के आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, मगर फिर भी खाने बैठते थे तो वैसी की वैसी ही भूख। अब रामस्वरूप डिस्टन आता है। रामस्वरूप कहता है, कचौड़ियाँ भी तो उस ज़माने में पैसे की 2 आती थी जनाब। यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सारी बलाई आती थी, और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी अकेले। और अब तो बहुत तरह खेल वगैरह होते हैं स्कूल में। तब ना कोई वॉलीबॉल था जानता था, ना टेनिस, ना बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेल करते थे। मगर मजाल है कि कोई कह जाए कि लड़का कमज़ोर है। अब दी स्टूडेंट रामस्वरूप कहता है, जी हाँ, उस ज़माने की तो बात ही कुछ और थी। और पढ़ाई का भी यही हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठो तो 12 घंटे की सीटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ, उस ज़माने की का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फराटे की। आजकल के एमए के भी मुकाबिला नहीं कर सकते। जी हाँ, यही तो है। माफ़ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस ज़माने की जब याद आती है, अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, वह तो रंगीन ज़माना था, रंगीन ज़माना। अब देखो डियर स्टूडेंट, गोपाल प्रसाद कहते हैं, अच्छा तो साहब बिजनेस की बात हो जाए। ठीक है, रामस्वरूप, बिजनेस बिजनेस ओ अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। यह सब तो आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? तकल्लुफ़ किस बात का? यह तो मेरी तकदीर है कि आप मेरे लिए तशरीफ़ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। माफ़ कीजिएगा, ज़रा अभी हाजिर हुआ। तो अब थोड़ी देर जो है रामस्वरूप अंदर जाता है। ठीक है, तो गोपाल प्रसाद बहुत धीरे आवाज़ में कहते हैं शंकर से, आदमी तो भला है, मकान वकान भी हैसियत से बुरी नहीं मालूम होती। पता चले लड़की कैसी है। अब शंकर कहता है, जी
क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। झुक कर क्यों बैठे हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि तुम्हारी बैकबोन। अब वो रुक गया, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, गोपाल प्रसाद कहता है, आखिर आप माने नहीं। आप आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध दे दीजिए और आधी चाय दे दीजिए, और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में काफ़ी पानी होता है, और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा। कहते तो आप सही हैं। अब यहाँ पे आता है, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी वाले देने वालों पर टैक्स लगाएगी। अब देश में यहाँ पे देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग जोक आएगा यहाँ बीच में, ठीक है। सरकार तो जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। अब रामस्वरूप कहता है, वह क्या? खूबसूरती का टैक्स, ठीक है, खूबसूरती का टैक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे खूबसूरती का टैक्स क्यों कहता है वो। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले भी चू भी ना करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार की कैसे आमदनी बढ़ती है। वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेदब हो गया है, और हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी न था, ठीक है। लीजिए, अब जो है शाम स्वरूप उनको सर्व करता है। समोसा उठाते हुए वो कहते हैं, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। फिर राम स्वरूप शंकर से कहता है, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? किस मामले में? किस मामले में? यही कि शादी में तय करने में खूबसूरती का कितना हिस्सा होना चाहिए। यह बात दूसरी है राम स्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है। कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतों की राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। जी हाँ, वह आप अभी देख लीजिएगा। देखना क्या है, अब आपसे इतनी बातचीत हो ही गई है, अब तो जो है रस्म ही समझिए। यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। और जायचा जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। जी, जायचा का मिलाना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया है, बस खुद ही खुद मिला हुआ समझिए। यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। लेकिन जी यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है यह तो गलत है ना। क्या? यह पढ़ाई लिखाई के बारे में? जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की चाहिए नहीं। मैम साहब तो रखनी नहीं है, कौन भुगतेगा उनके नखरे को? बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। नौकरी का तो सवाल ही नहीं उठता। और क्या, देखिए कुछ लोग कहते हैं कि जब अपने लड़कों को बीए एमए तक पढ़ाया है तो उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। अब भला पूछिए नक्कल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई का एक बात है? अरे मर्दों का काम है पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगी तो अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। जी हाँ, और मर्द की दाढ़ी होती है औरत की नहीं। ऐसे ऐसे सब हंसते लगते हैं, ठीक है। तो शंकर हंसते हैं मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। वह से कहते हैं, हाँ हाँ वह भी सही है। कहने का मतलब है कि यह कुछ बातें दुनिया की ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों में एक है। चाय और लीजिए, शंकर से कहते हैं रामस्वरूप। धन्यवाद जी, पी चुका। आप बस साहब, अब तो ख़त्म ही कीजिए। आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं, वह मक्खन। नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट थोड़ा ना भरना था। और फिर टोस्ट वोस्ट में खाता भी नहीं। फिर अंदर तो अब यहाँ पे आपको मशीन बता देती हूँ। मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर से दरवाजे की तरफ मुंह करके जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊँ? जी नहीं। तो अब पान की तस्वीर लेकर उमा आती है, ठीक है। तो हाँ, यही हाँ, आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दे दो। तो अब उमा जो है पान उनको दे देती है, ठीक है। तो अब जी हाँ, अब जो है सब उसके जब तरफ देखते तो कहते हैं बिल्कुल जोर से, चश्मा। क्योंकि जो उस समय चश्मे का मतलब होता था कि बहुत पढ़ा लिखा पढ़ाकू है और बहुत पढ़ाई करी है। आज का चश्मे का मतलब है गेम खेलते हैं, ठीक है। अब देखो रिएक्शन अब रामस्वरूप क्या देता है, बिल्कुल
कहते हैं रामस्वरूप कि जी वह पिछले महीने ही इसकी आंखें की दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद: पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है? तो गोपाल प्रसाद अब कहता है पढ़ाई वगैरह इसी वजह से तो नहीं है कुछ। रामस्वरूप: नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद: बैठो बेटी बैठो, यहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे बाजे के पास। चाल में कुछ खराबी है नहीं, चेहरा भी में भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ उमा एक आध गीत। अब उमा जो है पूरा सुनाती है सितार के साथ। क्यों, क्या हुआ, गाना पूरा करो उमा। नहीं नहीं साहब, ये काफ़ी है, लड़की आपका अच्छा गाती है। अभी ठहरो बेटी, थोड़ा और बैठी रहो उमा। तुम पेंटिंग वेंटिंग भी तो? हाँ, यह जो आपको बताना ही भूल गई, यह जो तस्वीर तगी हुई है ना कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, और वह उस दीवार पर भी। यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे है रहती है, यहाँ तक मेरी कमीजें भी। अब गोपाल प्रसाद कहते हैं ठीक, लेकिन बेटी कुछ तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीता है, ठीक है? तो अब जो है रामस्वरूप थोड़ा खांसते हैं इशारे में, और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो रामस्वरूप कहते हैं जवाब दो उमा, जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद कह रहे हैं जरा इसे भी मुंह खोलना चाहिए। उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। तो अब उमा कहती है, अब उमा बहुत ज़्यादा सेवेज रिप्लाई मारती है, देखो यहाँ पे आप, ठीक है? क्या जवाब दूँ बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा, वरना। तो इसे बोल दिया उमा ने, ठीक है? वही देखो, बहुत बड़ा सेवेज रिप्लाई मार दिया है। अब यहाँ पे आपकी भाषा में सेवेज ही हुआ, वरना इसने जो है बोल दिया, ठीक है? अब यहाँ पे क्या बोलते हैं ये लोग, तो अब क्या कहते हैं, रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाता है। उमा उमा! अब उमा कहती है अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। ये जो महाशय मेरे खरीदार बन के आए हैं, इनसे ज़रा पूछिए कि लड़कियों के दिल नहीं होता क्या? क्या उन्हें चोट नहीं लगती? क्या बेबस बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देख भाल कर। तो अब गोपाल प्रसाद ताव में आकर बोलते हैं बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। अब उमा तेजवाल में बोलती है जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और ज़रा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली ही फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल से इधर इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे, और वहाँ के कैसे भाग गए थे। तो अब शंकर कहता है बाबूजी चलिए, ठीक है? क्योंकि मैंने इसकी टोन अलग बताई थी, ठीक है? गोपाल से कहते हैं लड़कियों के हॉस्टल में? तुम कॉलेज पढ़ रही हो, ठीक है? अब बेहोश में उमा कहती है, ठीक है, जी हाँ, कॉलेज पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया है, कोई चोरी नहीं की है, और मैंने आपके पुत्र की तरह ताक झाक भी नहीं की है। मुझे अपनी इज्जत और अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि किस तरह नौकरानियों के पैरों पकड़कर अपने मुंह छिपाकर भाग रहे थे। उमा उमा! बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ धगा किया है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी, कहाँ है? मैं चलता हूँ। बीए पास? ओहो, गजब हो जाता है, झूठ का भी कुछ ठिकाना नहीं है। आओ बेटा, कुछ ठिकाना है झूठ का भी। अब यहाँ पे देश ने यहाँ पे बोलते हैं कि भाई झूठ, ठीक है? क्योंकि अब देखो, रामस्वरूप ने झूठी तो बोला था, अगर बात की जाए रामस्वरूप की, तो झूठी तो बोला उसने, ठीक है? झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बैठो, चलो, आओ बेटे चलो। तो अब ये अपने शंकर को ले जाता है अपने साथ। उमा: जी हाँ, जाइए, ज़रूर जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है, या यानी बैकबोन। तो अब वो यहाँ पे बोलती है, पर गोपाल प्रसाद को अब जो है बहुत गुस्सा आता है, और उनके लड़के के रुलासापन, ठीक है? दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम्म से बैठ जाता है। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना, ठीक है? उमा उमा रो रही है। तो यह सुनकर रामस्वरूप खड़े होते हैं। रतन आता है, और अब रतन आता है। अब रतन क्या कहते हैं देखो, बाबूजी मक्खन। अब ला रहे हैं मक्खन, देखो इसके कितने पहले मंगवाया था, अब आ रहा है लास्ट में,
ठीक है, सब रतन की तरफ देखते हैं और फिर पर्दा गिरता है। तो अब हो गई आपकी ये कहानी पूरी एकांकी, और बहुत अच्छी कहानी थी, आपको मज़ा भी आया होगा इसमें। तो अंडर 25 मिनट आप इसको पढ़ सकते हैं। और अगर आपको किसी को समझाने की, मैं तो आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन अगर आपको किसी को समझानी तो आप 15 मिनट के अंदर ये पढ़ सकते हैं बहुत ईजीली। ठीक है, तो चलिए डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो कमेंट करिएगा, जो भी डाउट है क्लियर कर दूँगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर डियर स्टूडेंट वॉचिंग दिस वीडियो।